अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। राजमा की वैज्ञानिक खेती और उसमें किए जाने वाले जरूरी कार्य। पॉली हाउस में कैसे करें खीरा की फसल का प्रबंधन। अधिक फूलों की प्राप्ति हेतु रजनीगंधा में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हमारे जो भी किसान भाइयों ने राजमा की खेती शुरू की है या करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने अपने खेतों में राजमा की फसल लगा रखी है, तो उन्हें फसल लगाने से पहले और खड़ी फसल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि किसान भाई अपनी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सरोल चंबा के वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चौधरी। भाइयों, आज हम बात करेंगे राजमा की वैज्ञानिक खेती की। इसकी हरी फलियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। भूमि व भूमि की तैयारी। राजमा की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त गहरी बलुई दोमट या दोमट भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 6.0 के बीच हो, वो उपयुक्त मानी जाती है। जल ठहराव की अवस्था इस फसल के लिए अति हानिकारक होती है। यदि खेत में नमी की कमी हो तो बोने से पहले पलेवा कर देना चाहिए। बुआई के समय खेत में बीज के अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना अति आवश्यक है। बुआई से पूर्व भूमि की अच्छी तरह जुताई व पाटा लगाकर तैयार कर लेना चाहिए। फ्रांस बीन जिला चंबा में नकदी, बेमौसमी तथा बीज के लिए इसकी खेती की जाती है। इसकी जो खेती है वो मार्च महीने से शुरू होती है तथा जून तक चलती है, और फिर बरसात के महीनों में इसकी बिजाई नहीं करते हैं, और सितंबर में फिर जो है इसकी खेती की जाती है। इसकी दो प्रकार की किस्में होती हैं। एक तो बोनी किस्में होती हैं, छोटी और बोनी किस्में होती हैं, और दूसरी जो है वो ऊंची तथा बेलनुमा किस्में होती है। सबसे पहले जो है वो प्रचलित जो किस्म है कंटेंडर है, प्रीमियर है, हल्का कोमल है। और जो किसान भाई जो हैं आजकल जो हैं वो जो पेंसिल बीन्स हैं उसके लिए जो फाल्गुनी किस्म है उसकी भी खेती कर। और जो ऊंचाई वाली और बेलनुमा जो किस्में हैं उसमें है SBM 1 और लक्ष्मी, ये दो प्रचलित किस्में हैं। ये जो बोनी किस्में हैं इनका बीज जो है वो 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से लगता है, और जो बेलनुमा जो किस्में हैं उनका जो है 2.5 किलो बीज जो है प्रति बीघा की दर से बिजाई के लिए उपयुक्त होता है। बीजोपचार। बीज जनित रोगों से बचाने के लिए 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज टान या थीरम फफूंदीनाशी से बुआई से पहले बीज को अच्छी तरह उपचारित करके बोना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। दलहनी फसल होने के बाद भी इसकी जड़ों में वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्रित करने वाली ग्रंथियां अन्य दलहनी सब्जियों के तुलना में कम मात्रा में बनती है, जिसके कारण अपेक्षाकृत खाद एवं उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है। अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद बुआई के 15 दिनों पहले 144 किलोग्राम यूरिया, 260 किलोग्राम सुपर फास्फेट सिंगल तथा 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। यूरिया की आधी मात्रा, सुपर फास्फेट सिंगल तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा आधारीय खुराक के रूप में बुआई के समय तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा फूल आने की अवस्था में देना चाहिए। आजकल जो देरी से जो बीजी गई किस्म है
वो फूल आने की अवस्था में है, तो फूल आने की अवस्था में जो है पानी का बड़ा महत्व है। और दूसरी जो स्थिति है वो पोड़ आने की स्थिति है, उसमें भी पानी का बहुत महत्व है। तो इस अवस्था में किसान भाई यदि बरसात न हो रही हो तो पानी का उचित प्रबंध करें। परीक्षणों के आधार पर पाया गया है कि फसल की प्रारंभिक अवस्था में एक निराई या गुड़ाई करने के पश्चात बढ़वार व पैदावार में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में यदि बीज का जो उपचार है शुरू में किया हो, जैसे हमारे जो कार्बेंडाजिम 2 या 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित हो तो बीमारियां कम आती हैं। और इस अवस्था में जो है पत्तों में एक माइनर कीट होता है, उससे होता है वो टनल जैसी पत्तों में पड़ जाती है, नालियाँ जैसी पड़ जाती हैं, जो पैदावार में फर्क पड़ता है। तो ऐसी स्थिति हो तो इसके उपचार के लिए मैलाथोन दवाई जो है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव करते हैं। और दूसरा जो है कीट जो है वो है ब्लिस्टर बीटल। ये इसका भी जो है इस फसल पे जो है अटैक हो सकता है। तो इसके लिए जो है किसान भाई जो है साइपरमेथ्रिन दवाई जो है वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है इसका स्प्रे कर दें। तने की मक्खी, यह राजमा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कीट है। इस कीट की चिड़िया पत्तियों के अंदर घुसकर सुरंग बनाते हुए पर्णवृंत तथा तने में पहुंचकर पौधे को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। प्रबंधन, क्योंकि उनाल फास 0.05% का घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रमुख रोग श्याम व्रण, इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम फलियों, बीज, पलकों व तनों पर काले रंग के धंसे चोट जनित धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। गंभीर रूप से प्रभावित पौधों के तने टूट जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है। प्रबंधन, बीज को डाइथेनजिड 78 से उपचारित करें। कार्बेंडाजिम दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें। गोल्डन मोज़ेक वायरस, इस रोग का वायरस विषाणु सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के बिखरे हुए धब्बों के रूप में प्रकट होकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। पत्तियों में हरित लवक आंशिक रूप से या पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। प्रबंधन, सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए मोनोक्रोटोफास या मेटासिस्टाक्स दवा की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या इमिडाक्लोरोपिड दवा की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें। जैसे जो बोनी किस्में हैं उसकी जो पहली जो तोड़ाई है वो कोई 2 महीने के बाद जो है वो स्टार्ट होती है। और जो ऊंची किस्में जो हैं उसकी जो तोड़ाई है वो 65-70 दिनों के बाद जो है पहली तोड़ाई जो है शुरू होती है। तो 1 बीघा में आपने यदि बोनी किस्में लगाई हो उसकी पैदावार जो है वो 8 क्विंटल के लगभग 1 बीघा से होती है। और यदि ऊंची किस्में लगाई हों तो उसकी पैदावार जो है वो 12 के क्विंटल प्रति बीघा से होती है। तो शुद्ध लाभ जो है वो बोनी किस्मों से 20,000 रुपये प्रति बीघा और जो ऊंची किस्में हैं वो उनसे 30,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से दिया जा सकता है। आजकल जो है वैसे नमी काफ़ी है तो किसान भाइयों को जो है इसकी जो है पैकिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डिब्बों में डाल के जो है बीच में जो है रद्दी डालनी चाहिए ताकि जो नमी जो है वो ज़्यादा ना रहे, नहीं तो फफूंद का ज़्यादा जो है असर होता है और मार्केटिंग में जो है किसान इसका लाभ नहीं उठा सकते। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा आखिर तरक्की के मैदान में क्यों रह गया पीछे? सुनहरे माजी का गवाह, लेकिन आज है पिछड़ेपन का शिकार। शिक्षा, रोजगार, तरक्की और सुरक्षा जैसे मुद्दों से आज भी है दो चार। सरकारों ने वादे तो खूब किए, लेकिन वादों से नहीं सुधरे अकलियतों के हालात। अधूरे ख्वाब के जरिए ईटीवी ने की अल्पसंख्यकों के मुद्दों को आवाज देने की संजीदा कोशिश। देखिए सरकारों के वादों और अकलियतों के हालात की सच्चाई बयां करता प्रोग्राम अधूरे ख्वाब।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल किसान सब्जियों की खेती के अंतर्गत पॉली हाउस में खीरे की भी खेती करने लग गए हैं, क्योंकि इनसे अच्छी आय जो प्राप्त होती है। लेकिन इनसे कई तरह की समस्याएं भी इसमें देखी जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये समस्याएं? अतः किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें पॉली हाउस में खीरा की फसल का प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह। अभी हम ये खीरा ककड़ी के पॉली हाउस पे खड़े हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जहाँ भी चल रही है वहाँ पर ये सूत्रकृमि निमेटोड की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। और इस निमेटोड के बचाव के लिए मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूँगा कि फॉर्मेलिन से उसको किसी भी फसल को उगाने से पहले, हर क्रॉप को उगाने से पहले फॉर्मेलिन से उसको ट्रीटमेंट करें। फॉर्मेलिन से ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें जो निमेटोड के जो भी हैं सारे निमेटोड उसमें ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद उस फसल को उगाएं। इससे किसान को लाभ भी होगा, आर्थिक नुकसान भी कम होगा। और फसल में इसके मैं कुछ भूमि की उपचार की तैयारी भी बताता हूँ कि ग्रीन हाउस में हमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। जहाँ किसान पॉली हाउस में फसल ले रहा है तो उस फसल में नीम की खली या करंज की खली का अवश्य उपयोग करें। नीम की खली निमेटोड है, दीमक है और इन सब से बचाव करती है। और नीम की खली को इसमें बुआई से पूर्व ही उसमें डाल दिया जाए। प्रारंभिक अवस्था में जो नर्सरी स्टेज में प्लांट तैयार करते हैं और उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। तो उस समस्या भी निदान के लिए यही एक भूमि उपचार ही एकमात्र उपाय है। और भूमि उपचार में मैंने जैसे पूर्व में भी बताया है कि हमें फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये दीमक की ही समस्या, लीफ माइनर हुआ या निमेटोड हुआ या किसी भी तरह की ये कवक जनित रोग हुए, वो रोग हमें नहीं होंगे। और इसके अलावा निमेटोड से बचने के लिए हमें कार्बोफ्यूरॉन है 8 से 10 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से भी बुआई से पूर्व लगा दिया जाए तो भी किसान को उससे छुटकारा मिलेगा। यहाँ जैसे कि किसान भाइयों आप सभी को दिख रहा है कि ये खीरे की पत्तियों पे ये लीफ माइनर का इन्फेक्शन हुआ है और इस लीफ माइनर की इन्फेक्शन की वजह से लगभग कृषक का प्रोडक्शन 10 से 15% कम हो जाता है। इसके लिए मैं किसान भाइयों को जानकारी देना चाहूँगा कि किसी भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे रोगोर है, डाइमिथोइड है, उसका उपचार कर लें। डाइमिथोइड के लिए 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे कर दें। और ज़मीन पे इसके जो प्यूपा रहते हैं ज़मीन पे भी उसका अच्छी तरह से स्प्रे करें तो इस बीमारी से उपचारित किया जा सकता है। इसके अलावा बचाव के लिए नीम के निम्बेसिडिन या एजेडिक्टिन का जो बाज़ार में उपलब्ध है उसका एक स्प्रे कर लें तो ये इंसेक्ट का एंटीफिडेंट का काम करती है और रिपेलेंट का काम भी करती है, तो इंसेक्ट को भगाएगी। इस तरह से नीम अर्क या निम्बेसिडिन का हर 10 दिन में एक स्प्रे कर लिया जाए। और लक्षण आने के बाद ये लीफ माइनर के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। और सबसे अच्छा उपाय है बचावी उपचार है। इस सिद्धांत पर अगर काम करेंगे तो ये बीमारी नहीं हो। लगभग इसमें खीरा ककड़ी जो इस तापमान है, खीरा ककड़ी 60 से 70 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से 70 रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर होने पर उसमें समस्या आती है और उसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू की समस्या ज़्यादा होती है। तो किसान को यही है कि इसमें दिन के समय 8 बजे के बाद इनको पर्दे जो हैं ग्रीन हाउस के सारे पर्दे खोल दें ताकि हवा का वेंटिलेशन अच्छा हो। और वेंटिलेशन जितना अच्छा होगा, जितना एरेशन अच्छा होगा, उतनी फसल अच्छी होगी और उसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नीचे की 30 सेंटीमीटर की जो भी 30 सेंटीमीटर नीचे जो भी पत्तियाँ या फल आएँ उनको नहीं लेना चाहिए और नीचे की सारी पत्तियाँ तोड़ देना चाहिए। और इनको विधिवत दूरी पे लगाना चाहिए। 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाने पे और डायगनल 45 डिग्री डायगनल पे लगाने से उनमें हवा का संचार अच्छा होगा। तो ये भविष्य में जो खीरे में जो ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा कम डिस्टेंस पे लगाने पे, हाई डेंसिटी होने पे ये वायु का एरेशन कम हो जाता है और वायु के अभाव में इनमें पौधों में पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आ जाती है। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि 1000 स्क्वायर मीटर में लगभग 2200 से 2500 पौधे ही लें, इससे ज़्यादा नहीं लें। तो एरेशन अच्छा होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और किसान को ये फंगस और जो भी इंसेक्ट्स हैं उनका अटैक भी कम होगा और किसान लाभान्वित होगा।
फूलों की खेती एक नगदी फसल होने के कारण अधिकतर किसान इन्हें अपनाकर अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। और आजकल प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने रजनीगंधा फूल की फसल लगा रखी है तो उन्हें फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन से हैं वो जरूरी कार्य, तो आइए जानते हैं अन्नदाता कार्यक्रम के इस विशेष अंश के माध्यम से। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फसल में सिंचाई करते रहने के कारण विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि फसल के साथ पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों को भी आमंत्रित करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको अपने खेत में खरपतवार दिखाई दें तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। साथ ही पौधों के चारों तरफ हल्की गुड़ाई कर मिट्टी भी चढ़ा दें, जिससे पौधे की जड़ों में वायु का संचार अच्छा होता है और फसल खरपतवार मुक्त रहने से कीट व रोगों का प्रकोप भी नहीं होता है। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, रजनीगंधा को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किंतु नाइट्रोजन अधिक मात्रा में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करने से फसल को कुछ नुकसान होता है। जैसे पुष्प डंडियां अधिक लंबी और कोमल हो जाती हैं, पुष्प डंडियों पर रोग एवं कीटों का अधिक प्रकोप होने लगता है, तीव्र गति से वायु चलने से पुष्प डंडियां गिर जाती हैं, फूलों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रजनीगंधा फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट के अलावा 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 200 किलोग्राम फास्फोरस, 200 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस एवं पोटास की संपूर्ण मात्रा का उपयोग सल्ककंद रोपने के 2 से 3 दिन पहले खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर नाइट्रोजन की पहली मात्रा का उपयोग बुआई के 30 दिन बाद तथा दूसरी मात्रा का उपयोग 60 दिन बाद तथा तीसरी मात्रा का उपयोग 90 से 100 दिन की फसल होने पर उपरवेशन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। यदि आप सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं तो आपके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप भूमि की किस्म के अनुसार आवश्यकता अनुसार 6 से 7 दिन के अंतर पर सिंचाई आवश्यक रूप से करते रहें, जिससे फसल की वृद्धि व विकास अच्छा होता है। इसलिए समय समय पर फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें तथा खेत में जल भराव नहीं होने दें। अब आइए बात करते हैं फसल सुरक्षा की। तो रजनीगंधा में सामान्यतः कीट व बीमारियों का प्रकोप कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ रोग व कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिसमें से पहला कीट है थ्रिप्स। यह कीट बहुत ही छोटा होता है, जो पत्तियों की निचली सतह पर रहते हैं। यह पत्तियों तथा तना का रस चूसते हैं, जिससे पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण हेतु मेलाथियान नामक रासायनिक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा है माहू कीट। यह कीट पुष्पों एवं नई पत्तियों से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इस कीट के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड नामक रासायनिक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब यदि रोगों की बात करें तो धब्बा एवं झुलसा रोग। इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से पत्तियों पर होता है। प्रभावित पत्तियों पर पीले से भूरे या काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर समय समय पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी रजनीगंधा की फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक एवं अच्छे पुष्पों की प्राप्ति होगी। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होंगे हाजिर।
बात हरियाणा की। न्याणा की स्याणा की। गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अब प्रश्न यह उठता है कि धान की फसल जिसमें कि नाइट्रोजन काफी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो उसका हम प्रयोग कब करें? धान का फसल भी यदि उसको जब जब भूख लगे नाइट्रोजन की सिर्फ उसी समय दिया जाए तो कम उर्वरक की मात्रा में उसका ज्यादा फायदा लिया जा सकता है। और उसके लिए एक नई तकनीकी आई है, उस तकनीकी का नाम है कि लीफ कलर चार्ट के आधार पर उसका, यह हमारे हाथ में एक पट्टी आप देख रहे होंगे, यही है लीफ कलर चार्ट। इसमें यदि आप देखिए तो ये 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर आकार का छोटी छोटी इस पर 6 पट्टिकाएं बनी हुई हैं, जिसमें कि ऊपर की जो पट्टी है वो हल्के हरे रंग की कहिए और नीचे वाला काफी गहरे हरे रंग की है। यदि हम इस लीफ कलर चार्ट को देखें तो इसमें इसके बगल में ये नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इसमें से ये 4 नंबर को हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। आप जो है क्या कहते हैं, अपने खेत में जाएं और 10 पौधे को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस पेड़ को हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप एक हमने कुछ निशान के लिए एक लकड़ी यहाँ खोस दिया है। आप टैग भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह से इसे पहचान के लिए कुछ न कुछ साधन रखिए और पूरे खेत भर में 10 पौधे का आपको चयन करना है। उसके बाद जा करके इस पौधे की पत्ती से आप इसका मिलान करेंगे। तो यदि हम देखते हैं तो इस पत्ती को यदि आप देखिए तो ये जो जिससे मिल रहा है इसके नीचे 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी इस 3 नंबर वाले से मिल रहा है जो कि 4 नंबर के ऊपर है। इसी तरह से उन 10 पौधों में से देखिए कि कितने पौधे 4 नंबर के ऊपर वाले से मिलान कर रहे हैं और कितने पौधे ऐसे हैं जो कि 4 नंबर के ऊपर यानी 5 नंबर और 6 नंबर से मिल रहे हैं। इसमें से यदि यह 4 नंबर वाले से आपको ये पत्ती का रंग मिल रहा है और खास करके 10 में से 6 पौधा या उससे अधिक पौधे यदि 4 नंबर के नीचे वाले से मिलान कर रहे हैं, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों आपको चाहिए कि 23 किलोग्राम नत्रजन यानी कि 50 किलोग्राम यूरिया का आप 1 हेक्टेयर खेत में छिड़काव कर दें। और यह प्रक्रिया आपको हर एक जो है क्या कहते हैं एक इंटरवल पर 7-10 दिन के इंटरवल पर आपको खेत में जा करके यह आपको परीक्षण करना पड़ेगा। और जिस समय आपको ऐसी स्थिति लगती है उस समय आप वही 50 केजी यूरिया यानी 1 बोरी यूरिया का उपरवेशन आप पूरे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कर देंगे। लेकिन यह अभी इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसका यह है कि यह जो आपको लीफ कलर चार्ट है वह जब हाइब्रिड वेराइटी के ऊपर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें उतना सफल नहीं पाया जाता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि इसका उपयोग जो सामान्य धान की प्रजातियाँ हैं उस पर आप करें तो वह ज़्यादा उपयोगी होगा। और यह कब से कब तक करना है, तो 14 दिन की उम्र से हमने बताया कि यह प्रक्रिया आप शुरू करेंगे, 7-10 दिन के अंतराल पर यह प्रक्रिया करेंगे और यह प्रक्रिया जब आपका बाली फूटने लगता है उसके बाद आपको यह प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग करें। तो आप सुबह में 8 से 10 का समय या 2 से 4 का समय यह उचित समय होता है। इस समय जब भी आप यह लेने लगते हैं या मिलान करने लगते हैं तो इस प्रकार से खड़े हों कि सूर्य आपके पीठ की तरफ रहे और आप उसके आगे रहें, यानी कि आपके शरीर की छाया आपके पेड़ पर पड़ती रहे। और इस प्रकार से यदि आप करते हैं तब जब यह आप जो नमूना लेंगे वह बिल्कुल नमूना आपका सही रहेगा, वह मिलान आपका सही। फड़का जिसको हम राम जी का घोड़ा या टिड्डा के नाम से जानते हैं, वो खरीफ फसलों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, धान आदि में क्षति पहुंचाता है। ये एक सर्वभक्षी कीट है जिसकी
शिशु एवं प्रौढ़ अवस्था दोनों ही अवस्था हानि पहुंचाती है। एक प्रौढ़ कीट अपने वजन से 5 से 8 गुना तक पौधों को भोजन लेता है। इससे इसके द्वारा होने वाली हानि का पता लगाया जा सकता है। यदि खाद्यान्न फसलों में 8 से 12 फड़के प्रति वर्ग मीटर हो तो ये समझना चाहिए कि खेत में फड़कों की संख्या आर्थिक हानि की सीमा स्तर पर पहुंच गई है। इस कीट का प्रकोप खरीफ फसलों में लगभग 5 माह तक रहता है, जो जून जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर तक चलता रहता है। फड़के की निम्फ एवं प्रौढ़ अवस्था समान प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। ये फसलों की पत्तियों, फूलों, फलों एवं भुट्टों एवं दानों को खाकर संपूर्ण फसल को नष्ट कर देता है। खेत अत्यधिक प्रकोप की अवस्था में पौधे के केवल तने ही ठूंठ के रूप में नजर आते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पत्तों के किनारों से खाना आरंभ करता है। पत्ते खाकर ये सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही बचे कुचे भागों में से मल त्याग देते हैं, जो सड़ जाता है, उस पर फफूंद पैदा हो जाती है। इस प्रकार चारा पौधा भी दूषित हो जाता है, जिससे खाने से पशुओं को दस्त लग जाते हैं। फसलों को सर्वाधिक हानि कीट की प्रौढ़ अवस्था में पहुंचती है, क्योंकि ये अवस्था 2 माह तक चलती है। इससे बचाव के लिए प्रकाश प्रपंच या ताप लगाकर रोकथाम करें। पहली मानसून की वर्षा होते ही खेतों के पास यदि बिजली उपलब्ध हो तो प्रकाश प्रपंच लगाकर नीचे पानी या केरोसिन की परात रखकर इनकी संख्या कम की जा सकती है। या शाम के समय खेत में तप लगाकर लकड़ी, टायर, ट्यूब, कचरा जलाकर शिशु की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। टिन या चद्दर लगाकर, टिन चद्दर के चारों ओर चिपकने वाले पदार्थ जैसे कोलतार, सोरा आदि लगाकर पालियों व खेतों में घुमाने से प्रारंभिक अवस्था में जो कीट निम्फ होते हैं वो इस पर चिपक जाएंगे, जिन्हें बाद में एकत्रित कर नष्ट किया जा सकता है या मार दिया जाता है। ज्वार फड़के का प्रिय भोजन है, अतः मक्का के खेत के चारों ओर 2 से 3 कतार ज्वार के बोने से इसका प्रकोप ज्वार पर ही अधिक रहेगा और सिर्फ ज्वार में ही कीटनाशी का बुरकाव करने से नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार हम मक्का की फसल को बचा सकते हैं। ये एक तरह की ज्वार फसल मक्का के खेत के चारों ओर ट्रैप क्रॉप के रूप में काम में आएगी। मानसून की शुरुआत से 10 से 15 दिन पश्चात खेत में भ्रमण करने पर यदि सिंचाई के दौरों एवं पालियों पर उगने वाले घास चारे का अवलोकन करने पर फड़के के सूक्ष्म जो कि मच्छर के आकार के होते हैं, यदि ये क्रियाशील है तो बिना समय गंवाए ही समस्त पालियों एवं दौरों पर मिथाइल पैराथियोन 2% चूर्ण का या मेलाथियोन 5% चूर्ण या क्यूनॉल पास 1.5% चूर्ण का बरकाव 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से करें। इससे एक दिन की भी ढिलाई नहीं बरतें। यदि अवस्था आवश्यक हो तो बुरकाव के 5 से 7 दिन बाद पुनः बुरकाव दोहराएं। ध्यान रखें कि छिड़काव के दिन मौसम साफ रहना चाहिए। बाजार में उपलब्ध साइपरमेथ्रिन 25% EC भी प्रभावशाली है, परंतु यह पर्यावरण एवं पशुओं के चारे के लिए सुरक्षित नहीं है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार के लिए अदरक की फसल में किए जाने वाले कार्य। भिंडी की फसल के बचाव हेतु रोग नियंत्रण उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@ofetv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।